हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, आप सभी का आरएनटी परिवार में स्वागत है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर आइए मेरे दोस्तों, एक बार आप सभी का पुनः आरएनटी परिवार में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उस विशिष्ट बालकों की जिन्होंने अपने हाथ के हुनर और हाथ की कलाकृति के द्वारा अपने आप को विभिन्न प्रकार के चित्र, विभिन्न प्रकार के डायग्राम के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। वो अधिकतर चित्र अपनी बॉडी से संबंधित होंगे, जिसमें आपको हार्ट, पाचन तंत्र, ह्यूमन आई यानी कि मानव आंख, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके बारे में ये बालक आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनकी माता का नाम आसियम्मा एवं पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। इन्होंने बहुत सारी मिसाइलों का निर्माण किया, जैसे अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, पृथ्वी। इस कारण इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 2002 व 2007 के मध्य ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनकी मृत्यु 2015 को हो गई थी। आज हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय भाग होता है जो कि संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करता है। बात करें इसके भागों की तो इसके 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह प्रमस्तिष्क थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। यह प्रमस्तिष्क हाइपोथैलेमस तथा थैलेमस से मिलकर बना होता है। इसका कार्य होता है सोचने समझने की क्षमता रखना। फिर बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। इसका कार्य होता है सुनने तथा देखने की क्षमता रखना। और फिर बात करते हैं पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क जो कि शरीर का मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, यह मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। आज हम बात करेंगे मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय रक्त को सप्लाई करने में सहायक है और इसके 4 कोष्ठ पाए जाते हैं: बायां नीले, दायां आलिंद और दायां नीले। सर्वप्रथम रक्त फेफड़ों से परमोद्र शिरा द्वारा बायां आलिंद में आता है और बायां आलिंद से बाएं नीले में धमनियों द्वारा अंगों में और अंगों से वापस रक्त दायां आलिंद में आता है और दायां आलिंद से दायां नीले से फेफड़ों। यह चक्कर हर बार चलता रहता है। आज हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की। मानव पाचन तंत्र पाचन में सहायक है। सर्वप्रथम भोजन को मुख से अंतर्ग्रहण किया जाता है और मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का पाचन होता है। उसके बाद ग्रसनी के बाद ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद आमाशय में जाता है। आमाशय में भोजन का प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद सोटी आंत में जाता है, जहाँ अग्नाशयी रस द्वारा ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। और यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस से भोजन को सारी बनाया जाता है। उसके बाद छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है और बीच में एक अपेंडिक्स होता है जो एक अवशेषी अंग है। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में खनिज, लवणों एवं जल का अवशोषण किया जाता है। फिर अपाचित और बिना अवशोषण के भोजन को बाहर त्याग दिया जाता है। आज हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ होता है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागना। उत्सर्जन तंत्र में प्रमुख अंग होते हैं: 2 किडनीज होते हैं, 2 मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। वृक्क, नेफ्रॉन। वृक्क का एक उत्सर्जन तंत्र की नेफ्रॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन के प्रमुख अंग होते हैं, भाग होते हैं: समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, हेनले लूप, जो कि संग्रहण नलिका में जाके खुलते हैं। इसके अलावा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में समाप्त होती है। पहला है गुच्छीय निस्संदन, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा है श्रावण। इसके अलावा उत्सर्जी सहायक अंग उत्सर्जी हैं। फेफड़े हमारे CO2 का उत्सर्जन करते हैं। त्वचा हमारे पसीने का उत्सर्जन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। प्रतिरक्षी होती क्या है? हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिरक्षी संरचना यह अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है। इसमें यह 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसमें 2 हल्की एवं 2 भारी होती हैं। ये 1 हल्की एवं 1 भारी होकर मिलकर एक एस्टर द्विलिक का निर्माण करती है तथा ये 2 एस्टर द्विलिक मिलकर एक प्रतिरक्षी की संरचना का निर्माण करते हैं और ये आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है तथा यह भारी श्रृंखला 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है तथा हल्की श्रृंखला 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है तथा ये अस्थिर भाग है जो यह अस्थिर भाग प्रतिजन से क्रिया करने में सहायक है। आज हम बात करेंगे मानव की श्वास नली के बारे में जो श्वसन में है सहायक है। आज हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र के निम्न अंग है: नासिका, लैरिंग, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम प्राथमिक श्वास नली कहते हैं। प्राथमिक श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम द्वितीयक श्वासनी कहते हैं। श्वसनी आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम तृतीयक श्वसनी कहते हैं। तृतीयक श्वसनी के अंतिम भाग पर वायु कुपिका पाई जाती है। वायु कुपिका से गैसों का आदान प्रदान होता है तथा इससे ही हम श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। वायु ये फेफड़ों के नीचे मध्य पर पाया जाता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम फेफड़ों में श्वास लेने के लिए सहायक है। आज हम मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे। मानव नेत्र के कई भाग होते हैं: पारितारिका, पुतली, कॉर्निया, श्वेत प्रकाश नाड़ी। मानव नेत्र पर 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है: बाहरी झिल्ली, श्वेत पटल, फिर रक्त पटल, आंतरिक झिल्ली रेटिना। कॉर्निया व लेंस के मध्य जलीय द्रव पाया जाता है। नेत्र में लेंस व रेटिना के मध्य काचाभ द्रव पाया जाता है। मानव नेत्र में मांसपेशियों युक्त उत्तल लेंस पाया जाता है जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र दान के समय कॉर्निया का दान किया जाता है। आज हम बात करेंगे मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सन 1628 में विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का पाया जाता है, एक खुला व दूसरा बंद। मानव में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा द्वारा रक्त हार्ट तक जाता है। हार्ट से धमनी रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती है। शरीर के अंगों से सिरा अशुद्ध रक्त को हार्ट से फुफ्फुस धमनी रक्त अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है जहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र का ये रोटेशन चलता रहता है। बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र में निम्न प्रकार के अंग होते हैं: 2 अंडाशय होते हैं, एक अंडवाहिनी नलिका होती है, एक फटस होता है, किरवा, योनि और गर्भाशय। इनको 2 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। अंडाशय को प्राथमिक अंग कहा जाता है। शेष सभी भाग द्वितीय लैंगिक अंग है। आज हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता यानी जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को हम मुख्य 3 स्तरों में बांटते हैं: आनुवांशिक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, प्रजाति विविधता। आज हम वैश्विक विविधता के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी पर लगभग 30 से 50 लाख से लेकर 300 लाख तक प्रजातियां जीवों की पाई जाती है, जिसमें से वैज्ञानिक 17 से 20 लाख प्रजातियां ये पहचान पाए हैं, जिसमें हम निम्न प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। जिसमें यह चार्ट दिख रहा है: जीवाणु 6000 जीवाणु की प्रजातियां पाई जाती है, वायरस की 6000 पाई जाती है और शोमाल की 40,000 प्रजातियां पाई जाती है, फंगस की 72,000 पाई जाती है, लाइकन की 10,000 प्रजातियां पाई जाती है,
ब्रायोफाइटा की 16,000 प्रजातियां पाई जाती है। वह नगन बीजी 750 प्रजातियां पाई जाती है इसकी, और आवर्त बीजी 2,50,000 प्रजातियां पाई जाती है। आज हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जिसकी खोज हेनरी मोजले ने 1913 में की थी। कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इसमें 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसमें वर्गों की संख्या 18 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आवर्त की संख्या 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। आज हम बात करेंगे अम्ल, सार व लवण के बारे में, जिसमें अम्ल स्वाद में खट्टे तथा सार स्वाद में कड़वे होते हैं। और अम्ल व सार की क्रिया करवाने पर जल व लवण का निर्माण होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऐसे ही अम्ल व धातु की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस व लवण बनता है। इसके ऊपर जलती हुई मोमबत्ती रखने पर फटफट की ध्वनि के साथ आग जलती है, जो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। आज हम बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। इसमें सहायक अंग ये है: शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवर्षण, वर्षण, वर्षण कोश, शिशुमंड, मूत्रमार्ग और शिशुन। वृषण को प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। यह हार्मोन द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का प्रकट करता है। आज हम बात करेंगे जल विद्युत संयंत्र के बारे में। जल विद्युत संयंत्रों में बांध बनाकर स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इस ऊर्जा से टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के घूमने से उससे जुड़े जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। आज हम राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन के बारे में बात करेंगे, और इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटेप्स नाइग्रिसेप्स है। और ये गोडाउन एक संकटग्रस्त प्रजाति है, और इसके यदि उपाय नहीं किए गए तो ये निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगी। गोडाउन को सोन चिड़िया, माल मुरड़ी, ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड नाम से जाना जाता है। गोडाउन का मुख्य भोजन मूंगफली व तारा मीरा है। यदि मैं इसके संरक्षण के बारे में बात करूं तो राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा जून 2013 में गोडाउन के नाम पर ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड प्रोग्राम की शुरुआत की गई, और इस ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड प्रोग्राम को मेरी उड़ान न रोको के रूप में वाक्यांश किया गया। और लगभग मैं इसकी लगभग बात करूं तो यह लगभग इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है, और यह एक शर्मिला पक्षी है। और राजस्थान मरु उद्यान जैसलमेर को गोडाउन की शरण स्थली कहा जाता है। आज हम मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे तथा उनके साथ इनके द्वारा स्रावित करने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। इसमें निम्न ग्रंथियां हैं। इसमें पहली पीयूष ग्रंथि, जिसके द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित किया जाता है। पिनियल ग्रंथि, जिसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और पैराथायरॉइड पैराथ हार्मोन ग्रहण किया जाता है। तथा थाइमस ग्रंथि जिसके साथ प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण करती हैं, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए सहायक होती हैं। और अधिक ग्रंथि जो कि एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। और अग्नाशय ग्रंथि जो कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करती हैं, जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में शुगर रोग उत्पन्न हो जाता है।